लंबी चर्चा, लेकिन बहुत गंभीर चर्चा चल रही है। उसमें वाराणसी की सीट की हम बात बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी फंसे तो इसका मतलब यह चुनाव फंसा हुआ है और आखिरी फेज में चुनाव शायद नरेंद्र मोदी जी कभी सिर पकड़ के बैठ रहे होंगे। 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसे सोचते होंगे बैठ करके तो ये जरूर सोचते होंगे कि अपना चुनाव मैं पहले चरण में क्यों नहीं करवाया, इतना लेट क्यों करवाया। 7वें फेज में, पहले फेज में करवाता तो शायद एक माहौल बना हुआ मिलता आगे भी, और अब ये चुनाव फंस चुका है। आपको भी लगता है क्या डॉक्टर दीपक पाचपोर जी? जी निश्चित रूप से अब पहले ही चरण से बहुत साफ हो गया है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ साथ मोदी जी काफी पीछे ले जा चुके हैं। एक समय था 2019 में वो लीड करते थे, अब ऐसा लग रहा है कि वो पराजय की तरफ लीड कर रहे हैं। कोई भी एक भी चरण का मुझे सर्वे बताइए या ओपिनियन पोल बताइए कि जिसमें किसी भी सेफोलॉजिस्ट हो, चाहे एनालिस्ट हो, चाहे जो भी हो, उसने छाती पर हाथ रखकर कहा हो कि हाँ एनडीए या बीजेपी बहुत आगे है। ऐसा एक भी चरण का मुझे कम से कम 6 चरण के तो जो अभी तक पूर्वानुमान आ चुके हैं उसमें किसी भी नहीं कहा। जो गोदी मीडिया के लोग हैं या जो ऐसे एनालिस्ट है जिनको माना जाता है कि उनकी बड़ी नजदीकी है बीजेपी के साथ या एनडीए के प्रति एक खास लगाव है, वो ये बार बार कह रहे हैं कि एनडीए पहले जैसा परफॉर्मेंस नहीं करेगा। सीधे सीधे जीत की बात भी बहुत कम लोग कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनका नाम हम लोग पिछले कुछ चर्चाओं में ले चुके हैं, जैसे संजय कुमार हुए वगैरह वगैरह। वो भी बड़ा डर कर एनालाइज कर रहे हैं, वो बहुत साफ साफ नहीं कह रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ड्यूटी के अंतर्गत किसी एक शायद कोई टास्क मिला है कि आपको ये बताना है कि किस प्रकार से बीजेपी और एनडीए आगे बढ़ रहा है। इसी में वो पत्रकार भी आ जाते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने काउंटर क्वेश्चन नहीं किए। क्यों नहीं किए? देखिए राजू जी, ऐसा है कि एक समय था, मुझे याद है अपने देशबंधु में सत्येंद्र गुमाश्ता साहब जो हमारे सीनियर थे, वो एक बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का साक्षात्कार लेके आए थे जी, और रेलवे स्टेशन पे सैकड़ों लोग उनका केवल इसलिए स्वागत करने के पहुंचे थे क्योंकि इस व्यक्ति ने इंदिरा गांधी का इंटरव्यू लेके आए हैं, और वो मतलब एक समय बड़ा गौरव की बात मानी जाती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने के लिए उन पत्रकारों को भेजते हैं जिसको हम कहते हैं कि पनिशमेंट टास्क है। जैसे बहुत लोगों को बस्तर में आदिवासी इलाकों में भेज दिया जाता है ट्रांसफर के लिए, ऐसे उन्हें कुछ ऐसे काम बता दिए जाते हैं कि जाइए आप पर्याप्त अपमानित होइए। आप याद कीजिए अभी कुछ दिनों पहले एक पत्रकार है जिन्होंने मोदी जी का गार्डन में घूमते घूमते बहुत बड़ा साक्षात्कार लिया था, और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जैसे उन्होंने कहा, उसने पूछा पत्रकार ने कि आप ऐसा क्यों कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो राम मंदिर पर ताला लग जाएगा। तो उन्होंने उसे डपट दिया, बहुत डांट कर कहा कि आप ऐसी बात मत कीजिए, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मेरे मुंह में जो है आप अपनी जो भाषा को मत डालिए। लेकिन उन्होंने एक ही दिन पहले ये कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा। तो इन दोनों में बताइए क्या फर्क है? तो इस प्रकार से कोई भी पत्रकारों को मुझे ऐसा लगता है कि अब जलील करना हो तो उनके मालिक उनको भेज देते हैं कि जाइए आप मोदी जी का इंटरव्यू लेके आइए। तो ये जो गिरावट सब जगह आई है, पत्रकारिता में आई है, राजनीति में आई है, तो उसी का एक उदाहरण है। तो काउंटर क्वेश्चन की बात तो छोड़ ही दीजिए। मैं वो व्यक्ति हूं कि जिसने इंदिरा गांधी का साक्षात्कार लिया, लेकिन तब तक इंदिरा गांधी जो है विपक्षी दल की नेता बन चुकी थी। आपातकाल के दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पे मैंने उनका इंटरव्यू किया जी। राजीव जी, उस महिला के साथ भी मैं काउंटर क्वेश्चन करने की स्थिति में था जब मैं बहुत ही जूनियर पत्रकार था, और वो सुबह 5:30 बजे किया था मैंने। तो उन्होंने घड़ी देखकर कहा कि यंग मैन, इज इट अ टाइम फॉर एनी इंटरव्यू? तो मैंने कहा हाँ, पत्रकार के लिए कोई समस्या की बात नहीं रहती। और उस समय मैं एजेंसी में काम करता था राजीव जी। सवेरे 8 बजे वो उनका इंटरव्यू पूरा का पूरा प्रसारित हो गया था, आकाशवाणी ने 8 बजे के बुलेटिन में लिया। मैं कोई अपनी शान नहीं बघार रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उस समय आप सवाल कर सकते थे, और ये अभी का पिछले 5-7 सालों का ही ये है। आप याद कीजिए 2019 में पहली बार जो है मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वो सारे सवालों का जवाब अमित शाह किनारे बैठकर दे रहे थे, हर सवालों के चुप्पी साध जाते थे। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि 70-75 साक्षात्कार उन्होंने दिए हैं? तो उसके पीछे ये है, अब वो जान गए हैं कि हमारी जमीन जो है वो हिली नहीं है, वो धसक चुकी है, अच्छे से धसक चुकी है। और अंतिम बात, अगर काशी के लोगों ने इस बात को अगर समझ लिया, इन्होंने गांधी के बारे में जो बात कही है, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत में कुछ जो स्थान है जहां गांधी के प्रति बहुत लगाव है,
और गांधी जी का लगाव रहा है जिन स्थानों से, उसमें काशी भी रहा है। अपने जीवन में गांधी जी 5 बार काशी आए। पहले बार 1903 में आए, जब वो गंगा घाट पे नहाए तो उन्होंने सबसे पहले लोगों को डांटा कि ये क्या गंदगी है, क्या ये गंगा के घाट ऐसे होते हैं। फिर उनके सबसे प्रख्यात जो विजिट हुई वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह के लिए हुई, 2016 में हुई। उन्होंने भी पहुंचकर ये बात कही कि आज से 13 साल पहले मैंने जो गंदगी बनारस की गलियों में देखी वो अभी भी है। वो काशी विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन भी करने गए थे। फिर उसके बाद 2020 में आए और 2 बार आए, 3-4 महीनों के अंतर में आए। और उसके बाद अंतिम उन्होंने 1942 में उन्होंने, जी बताइए डॉक्टर साहब, 1942 में उन्होंने अंतिम, जी डॉक्टर राकेश पाठक आप शुरू में 2000 नहीं, आप शुरू में 2016-2020 कह रहे थे। हाँ 1916 जी नहीं ठीक है ना, 1916। तो इस प्रकार से उन्होंने 5 यात्राएं की और काशी के साथ उनका बहुत लगाव था। मैं सर्च कर रहा था कि 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्व हिंदू काशी जो BHU जो है वो कितनी बार गए, तो मेरा ऐसा ख्याल है 1 या 2 बार ही गए। अगर कायदे से काशी, बनारस या वाराणसी जो भी कहें, उस विश्वविद्यालय में साल में 1 बार भी अगर चले जाते हमारे मोदी जी, तो उनको इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता। क्योंकि वहां पे तस्वीरें लगी हुई है, महामना मदन मोहन मालवीय के साथ गांधी जी की तस्वीर है, स्थापना दिवस समारोह के हैं बहुत सारे, जहां पे उन्होंने आधिकारिक तौर पे भाषण देने का जो मंच मिला था वही काशी विश्वनाथ हिंदू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पे याद कीजिए। और वहीं से पूरे देश भर के राजा महाराजा और जितने लोग जो भी आए थे उन लोगों से उनका साक्षात्कार हुआ, आमना सामना हुआ था। तो बिल्कुल काशी, आप सही कह रहे हैं, वाराणसी जो है वो गांधी के लिए, और गांधी जी के बारे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी बात कह रहे हैं तो फिर बनारस के लोगों को भी ये सोचना होगा या सोच ही रहे होंगे कि किसके बारे में क्या कह रहे हैं। यह एक नैरेटिव सेट है ऑलरेडी, और इसी कारण जो हमारे साथी आप लोग कह रहे थे, मुझे ध्यान है शायद सुनील शुक्ला जी कह रहे थे कि इतनी गर्मी में 47 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर में अगर राहुल गांधी अखिलेश यादव को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं उसी बनारस में, जान रहे हैं, अगर उनको लगता कि नरेंद्र मोदी तो जीत ही जाएंगे एक तरफा, तो चलो यार क्यों गर्मी में, हम ही लोग कहते हैं ना कि काम नहीं है, क्यों गर्मी में जाना आज की तारीख में, जब 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, 38 डिग्री 35 डिग्री में नहीं जाना चाहते हैं हम लोग, तो ये 48 डिग्री टेम्परेचर 46 डिग्री टेम्परेचर में लोग निकल के और किलोमीटर 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइन कतारें लगा करके अगर रोड शो देखने के लिए डिंपल और प्रियंका गांधी के वो आते हैं, तो इसका मतलब है कि बनारस बदल रहा है, बदल चुका है, मिजाज बदल चुका है। और जो अभी मैं 80 घाट या किसी घाट की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि जो भी जितनी भी राजनीति, सियासी पटल या जो भी चर्चा हो रही है घाट के इर्द गिर्द हो रही है। क्या बनारस सिर्फ घाट है? घाट के अलग आप जाकर शहर में जाइए और शहर में बात कीजिए। कई लोग तो बनारस में भी वही हाल है जो हाल अमेठी में हमारे टीम के साथ हुआ था, यानी कि घेर लेते हैं लोग, बीजेपी के लोग, कि यहां कोई दूसरा आकर कुछ ना बोले। आप सुनील शुक्ला जी, वहां पर स्थिति यह है कि आप अगर जाइए, माइक निकालिए और 4 लोगों से पूछने की कोशिश कीजिए तो 4 नहीं बल्कि 40 लोग आ जाएंगे कि ये कुछ बोले नहीं, एंटी मोदी या एंटी बीजेपी बात ना करे। ये बनारस में है अभी। कैसे आप रिपोर्टिंग करेंगे? चुपचाप वहां से लोग निकल जाते हैं बाएं दाएं, लेकिन जब वो बटन दबाने जाएंगे तो ये 40 लोग नहीं आएंगे। ये फर्क है। जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी सुन रहे हैं? अमलेंदु जी नहीं सुन रहे हैं, खैर, लेकिन इसी बात को जरा आगे बढ़ाएं। डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? आप बात ये कहना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि जब कश्मीर फाइल्स के नाम से एक फिल्म आई थी, मूवी आई थी, उस समय भी मोदी जी ने यही कहा था कि फिल्म देखकर मुझे पता चला या लोगों को पता चलेगा कि कश्मीर में पंडितों के साथ कितना अत्याचार हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप केवल स्टेशनों पे चाय बेचते थे या सिनेमा घरों के बाहर भी चाय बेचते थे, कि आपको सारी जानकारी केवल फिल्मों से हो रही है, और वो भी तो इसका मतलब है कि आप समाज से इतने कटे हुए हैं कि आपको कोई जानकारी ही नहीं है। इसको तो बच्चा बच्चा जानता है, गांधी की महानता हो चाहे कश्मीरी पंडित की दुर्दशा हो। जी बस इतना जोड़ना चाहता था। सिनेमा घरों के बाहर ब्लैक में टिकट बहुत बिका करते थे पहले।